नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस पेशकश में आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ सेवादल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश चौधरी, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल और पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, कद्दावर जाट नेता रिजपाल मिर्धा, भीलवाड़ा के वरिष्ठ नेता रामपाल शर्मा और लोकसभा चुनाव लड़ चुके कई कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन थामने वाले हैं। और इनके अलावा कई जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और सरपंच भी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को यानी कल सुबह 11 बजे राजधानी जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मेगा बीजेपी ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सीएम भजनलाल शर्मा सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। अब इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में जाने से जाहिर सी बात है कांग्रेस जमीनी स्तर पर कमजोर हो रही है या कमजोर हुई है। बहरहाल अब राजस्थान कांग्रेस की बात करें, उसकी सियासी तबीयत कैसी है। फिलहाल कांग्रेस की तबीयत के बारे में जानकारी लेते हैं सहयोगी सुरेंद्र सोनी के पास में चलते हैं। सीधा न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं सुरेंद्र। राजस्थान की जो कांग्रेस है, देखिए पिछले कुछ दिनों में पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस को मात खानी पड़ी थी और अब जैसे जैसे चुनाव या लोकसभा चुनाव का जो वक्त बिल्कुल करीब आता जा रहा है, अब यहां पर कांग्रेस की अगर सियासी नब्ज या सियासी तबीयत का जिक्र किया जाए तो फिलहाल क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, आपका सवाल बड़ा लाजमी है। कहा जाता है कि घरों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे, बहुत ढूंढा शहर में कोई आदमी ना मिला। अब देखिए लगातार कांग्रेस में किस तरीके से उठापटक चल रही है, किस तरीके से कांग्रेस की जो लय है या यूं कहें कि जो बल्लेबाजी का जो क्रम है किस तरीके से टूटता हुआ जा रहा है। पहले इंडिया गठबंधन खुर्द-बुर्द हुआ, इसके बाद जो है वो ज्योति मिर्धा कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन साधती है। इसके बाद जो है वो लगातार एक के बाद एक इनकी कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं और पूरी तरीके से अब कांग्रेस में इतना भारी सन्नाटा छाता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में। लेकिन फिर भी अभी भी कांग्रेस जो है वो धरातल पर दम भर रही है। और सबसे खास बात देखिए कि कांग्रेस के जो आला कमान है वो किस तरीके से दिल्ली हाई कमान को फीडबैक दे रहे हैं कि अभी भी 25 सीटों में से जो है वो हम लोग 11 से 12 सीटें राजस्थान में जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए आप कि लगातार जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, कमल का फूल हाथ में थाम रहे हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जिस तरीके से जिक्र किया जाता था कि लालचंद कटारिया जो हैं वो बीजेपी में जा सकते हैं, राजेंद्र यादव बीजेपी में जा सकते हैं। वो जो कयास लगाए जा रहे थे विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर के अब तक, वो कयासों का पर्दा जो है वो कल पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। अब देखिए कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो कल बीजेपी पार्टी कार्यालय पर मजमा लगाएंगे। और इसके बाद देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद, क्योंकि आधा दर्जन से ज़्यादा उनके सहयोगी बीजेपी का दामन साध रहे हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो है वो बांसवाड़ा दौरा भी है। लेकिन सुरेंद्र, यहां पर देखिए बड़ा सवाल यह है कि महेंद्रजीत मालवीय ने भी पिछले दिनों जो ट्रेलर दिखाया और ट्रेलर के बाद जो पूरी पिक्चर भी जो दिखा दी थी, क्या उसके बाद भी कांग्रेसी जो आला कमान है, कांग्रेस के जो दिग्गज, चाहे वो राजस्थान बैठने वाले हों या दिल्ली बैठने वाले हों, क्या उन्हें इस बात का आभास नहीं होगा कि राजस्थान की कांग्रेस में जो अब कमजोर होती जा रही है, जो दिग्गज नेता जिस तरीके से भाजपा के पाले में पहुंच रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखिए दो चीजें हैं, लोकसभा चुनाव करीब हैं और जिन नेताओं को विधानसभा में पूरी तरह से मौका नहीं मिला या उन्हें शिकस्त का स्वाद चखना पड़ा था, या तो ये कहें कि अब उन्हें उम्मीद है या कहीं से उन्हें कोई मंत्र दिया गया है या कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि लोकसभा चुनाव में भी जो अभी तक 10 सीटें राजस्थान में बाकी हैं, क्योंकि 15 का ऐलान हो चुका है बीजेपी ने जो किया, लेकिन बीजेपी की 10 सीटें अभी भी हैं और खास तौर पर
जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण यानी दोनों सीटों का भी ऐलान नहीं हुआ और इसके अलावा 8 बाकी की दूसरी जगह है। क्या इसे यहां पर इस तरह से जोड़ के देखा जाए कि जिन नेताओं के नाम बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो सामने आ रहे हैं और लगभग तय है ये, क्योंकि कुछ नेताओं से आज हम लोगों की भी बातचीत हुई, उन्होंने भी मोहर लगा दी है कि हाँ बिल्कुल ये खबर बिल्कुल पक्की है कि कल सुबह 11 बजे ये तमाम दिग्गज नेता जिन लोगों के हमने नाम लिया, आपने भी चर्चा की, ये तमाम बीजेपी मुख्यालय में होंगे। वही बीजेपी मुख्यालय जहां से जब कुछ समय पहले तक ये बाहर से भी निकला करते थे तो उस पर छींटाकशी होती थी वहां बैठने वाले लोगों पर, लेकिन कल अब ये जब बीजेपी में पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि सियासत में कहा जा सकता है कि नेता काफ़ी चिकने घड़े टाइप होते हैं। अब यहाँ जो कहानी होगी कल किस तरह की तस्वीर सामने आ सकती है, और बड़ा सवाल ये कि लोकसभा चुनाव जो बेहद करीब है वहाँ पर अब कांग्रेस की जो कहानी, उसकी जो इबारत है वो कैसी लिखी जाएगी। देखिए, कांग्रेस को इबारत लिखने के लिए लगभग जो ये मान के चलिए कि समय धीरे धीरे जो है वो निकलता जा रहा है। देखिए, अब तक सूची आ जानी चाहिए थी, सूची नहीं आ पाई है। कल 39 लोगों की सूची आई है, राजस्थान से एक भी नाम नहीं है। तो जो कांग्रेस में जो नेता चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का, वो भी कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही है। और सबसे खास बात ये कि कांग्रेस जिन कांग्रेसी नेताओं पर आला कमान निगाहें लगाए बैठा हुआ, चाहे वो मुरारी लाल मीणा की बात हो, चाहे वो अशोक चांदना की बात हो, या फिर इधर से सीपी जोशी की बात हो, या फिर इसके अलावा टीकाराम जूली की बात हो। हालांकि गाहें बगाएं ये नेता भी अब जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक अच्छे कार्यकर्ता को आला कमान ढूंढे, उनको मौका दे, क्योंकि हम लोग अभी हाल फिलहाल में सिटिंग एमएलए हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब देखिए कि ये सियासत की ओर इशारा कर रही है। अब आपका सवाल ये था कि अब ये लोग कांग्रेस छोड़ करके जो बीजेपी में जा रहे हैं, हालांकि देखिए प्रदीप जी, अभी बीजेपी ने पूरी तरीके से राजस्थान की 25 सीटों पर पूरी गणित सियासी बिठा दी है, अपने सियासी पासे पूरी तरीके से चला दिए हैं। अब जो 10 नाम बचे हैं, 10 नाम पहले से ही फाइनल हो गए। हालांकि जब ये लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं तो इनको बिना शर्त के ही बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। सुरेंद्र, एक संक्षेप में जवाब दीजिए, एक आखिरी सवाल। जो नेता कांग्रेस छोड़कर जो लंबे समय से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, वहां पर कोई भी काम होता था पार्टियों से जुड़ा हुआ, तमाम जगह उनकी मौजूदगी होती थी, लेकिन आखिरी एक सवाल, संक्षेप में जवाब, कि ये लोग अब इतने पुराने नेता आखिरकार अचानक से जो पलटी मार रहे हैं, इसकी मूल वजह क्या मानी जा सकती है? देखिए प्रदीप जी, कई बार अब आप ये देखिए, उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए या बीजेपी का दामन उन्होंने साधा या उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो चंद हाथों में सिमट गई है, यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उसके आसपास ही अगर वो कांग्रेस अगर घूम रही है तो निश्चित तौर पर जो पुराने कद्दावर नेता हैं उनमें एक मायूसी छाई हुई है। दूसरी चीज ये कि विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं को दरकिनार किया गया उनमें काफी नाराजगी बनी हुई थी, चाहे वो इधर से महेंद्रजीत सिंह मालविया हो, लालचंद कटारिया हो, चाहे इधर से मुरारी लाल मीणा हो। हालांकि कुछ नेताओं को कांग्रेस साधने में सफल रही, लेकिन कुछ नेताओं को कांग्रेस नहीं साध पाई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं बहुत बड़ी नाराजगी सामने आई थी। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर के भी या पद को लेकर के भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी नाराजगी कांग्रेस में नजर आ रही थी। लेकिन जो गुटबाजी खुल करके कांग्रेस में आई है, वो इतनी गुटबाजी खुल करके आई है कि आप देखिए कि लगातार एक के बाद एक जो दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे। और सबसे खास बात ये देखिए कि लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी हाल फिलहाल पीसीसी मुख्यालय की बात कर लो, चाहे कांग्रेस वार रूम की बात कर लो, इतना गहरा सन्नाटा छाया हुआ है कि वहां पर चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज नहीं आ रही है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से इबारत लिख रही है लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए आप जब कह रहे हैं कि पीसीसी में हो या कांग्रेस के वार रूम की कहानी यहाँ पर हो, वहां पर चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन इस समय जो जश्न की जो कहानी लिखी जा रही है, जश्न की जो सतरंगी इबारतें जो लिखी जा रही है, वो बिल्कुल बीजेपी के राजस्थान के मुख्यालय में हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राज्यपाल ने पढ़वाई संविधान की प्रस्तावना, युवाओं से मूल कर्तव्यों के पालन की अपील की है राज्यपाल ने। दरअसल जयपुर में यंग थिंकर्स फर्स्ट मीट का शुभारंभ किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे और इसके अलावा इंडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम माधव भी इस वक्त मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी को
संविधान का महत्व बताते हुए उनके सामने संविधान की प्रस्तावना पढ़वाई। साथ ही युवाओं से जो संविधान है उसमें दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करने की भी अपील की। ये कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय के HRDC सभागार में आयोजित किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM पार्टी के करीब 200 से ज्यादा पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश झा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वहीं AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष ने भी सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी को पार्टी का जो पटका है उसे पहनाकर सभी का स्वागत किया। दिल्ली सरकार के शेड्यूल कास्ट कमीशन के मेंबर हैं और वो इसलिए छोड़कर आ रहे हैं कि वहाँ भी चोरी भ्रष्टाचार की वजह से वो कह रहे हैं कि समाज के लोगों का हम काम नहीं कर सकते। कई पूर्व निगम पार्षद है, कई निर्दलीय चुनाव लड़े ऐसे लोग हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के हैं। तो आप उस साथ देख रहे हैं कि वो सब लोग मोदी परिवार से जुड़ना चाहते हैं। कितने मुख्य मेंबर हैं और कितने लोग, कितनी संख्या में? आपके सामने देखिए कम से कम 1000 लोग यहाँ बैठे हैं और लगभग 12-13 ऐसे प्रमुख लोग आए हैं जो चुनाव लड़े हैं, निगम पार्षद रहे हैं, जीत कर आए हैं। और उसमें एक तो मैंने बताया कि जो दिल्ली सरकार के शेड्यूल कास्ट कमीशन के मेंबर भी हैं वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया। उन सबका मैं मोदी परिवार में स्वागत करता हूँ। देखिए, कार्यकाल मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ काम करता हूँ, दिल से मेहनत करता हूँ, चाहे मैं किसी पार्टी में। लेकिन अब जो है मैं बीजेपी की तरफ आया हूँ और हम मोदी जी के कामों से प्रभावित हुए हैं। और मोदी जी जो मेहनत इन्होंने की है ना, उससे बहुत प्रभावित हैं और यहाँ भी कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं और मैं पीछे 8 साल से आम आदमी पार्टी में था और वहाँ पे पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष के रूप में अनवरत सेवा करी पार्टी की। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की आज विकास की गंगा बह रही है, आज से 50 साल की राजनीति जब देखें कांग्रेस की या किसी की भी, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जो हिंदू के मंदिरों के लिए कुछ किया हो, उनके दिमाग में आया हो। कोई सनातनी भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि 9 साल पहले तक हिंदू शब्द लिखना भी गड़बड़ हो जा रहा था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद कम से कम हम दूसरे के धर्म को बुराइयां नहीं करते तो अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ तो करें, जो मोदी जी। और रुक करते हैं एक बार फिर राजस्थान से जुड़ी खबर का, जहां 1 महीने के लंबे अंतराल के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर लगे ताले आज खुल गए और वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद धनंजय खींवसर अध्यक्ष चुन लिए गए। आरसीए सचिव भवानी सिंह समौता के नेतृत्व में सभी जिला संघ सचिवों ने धनंजय सिंह के नाम पर सहमति जताई। इस दौरान आरसीए अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में जो कुछ हुआ है उसे भूलना होगा और अब नई सरकार के साथ खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे। वहीं अब आगामी IPL मैच आरसीए के नेतृत्व में ही खेले जाएंगे। स्वाभाविक है, सभी जो जिला संघ हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो सब चाहते हैं कि क्रिकेट हो, राजनीति से ऊपर उठ के हो और जैसा स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन हो उसकी पूरी पालना हो। तो हम राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करेंगे। हमारे क्रिकेट के जो बच्चे हैं उनको मैक्सिमम प्रशिक्षण मिले, मैक्सिमम उनको अवसर मिले और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें, ऐसा हमारा प्रयास है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल फ़ख्र महसूस हो रहा है कि राजस्थान की सभी टीमें, महिला टीम हमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंची, अंडर 16, 19, मैं कह रहा हूँ 23 और एक बार तो वनडे में अपन सेकंड विजेता रहे हैं अपने पूरे देश में। तो स्वाभाविक है बच्चे अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस किया जा रहा है और आने वाले समय में भी किया जाएगा। पूर्ण रूप से
बच्चों के सामने सब चीज़ें साफ रखते हुए किया जाए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्रीड़ा परिषद से चर्चा करेंगे, खेल मंत्री जी से चर्चा करेंगे, बीसीआई से चर्चा करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि आरसीए की भी आईपीएल में भागीदारी हो। आपको मैं सूचना देनी चाहूँगा कि बीच में कोरोना काल आ चुका था। कोरोना काल अगर नहीं आता तो खींवसर में मेरी निजी ज़मीन पे एक प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसकी स्पोर्ट्स एकेडमी का काम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, ताकि क्योंकि मैं ये हमेशा देखता हूँ, मैंने आपको बताया मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ग्रामीण राजस्थान में हमारे शहरों में गली गली में टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। प्रयास ये रहेगा कि इन सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। राजस्थान में आरसीए अध्यक्ष के पद को लेकर के अब जो है वो पूरी तरीके से तस्वीरें साफ हो चुकी है और वहीं आगामी दिनों में आईपीएल मैच भी राजस्थान में खेले जाने हैं। हमारे साथ इस वक्त आरसीए अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, लंबे समय के अंतराल के बाद जो है वो लगातार जो उपापोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज जो है वो तस्वीरें साफ हो गई। मैं सबसे पहले मेरे जो भी मार्गदर्शक रहे, सारे जिला जितने भी जिला के क्रिकेट संघ हैं उनके अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और प्रयास यही रहेगा कि हम क्रिकेट को और हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दें। भाई साहब, जिस तरीके से लगातार आरसीए में देखा जा रहा था, कहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा था कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उनके जो तमाम पदाधिकारी थे, उनको जो दिशा और दशा तय करनी थी वो दिशा और दशा तय नहीं हो पाई। अब किस तरीके से दिशा और दशा तय होगी? जो पहले हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, मीडिया के बंधु पूरी स्थिति से वाकिफ़ है। मैं सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आज का दिन राजस्थान में क्रिकेट का एक नया सूर्योदय हो। और जैसे मैंने कहा, पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे खिलाड़ियों को, ऐसे कई इश्यूज़ रहे हैं कि राजस्थान के खिलाड़ी जो है आउट ऑफ स्टेट से खेल रहे हैं, इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा और बहुत ही जल्द आपको सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि आरसीए के पास खुद के पास स्टेडियम नहीं है, खुद के पास मतलब जो ऑफिस होना नहीं वो भी नहीं है, तो अब किस तरीके से एक नई इबारत इस आरसीए में लिखी जाएगी आपके नेतृत्व में? स्पोर्ट्स काउंसिल माननीय खेल मंत्री जी से, राज्य सरकार से चर्चा करेंगे। हम किसी से भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन टकराव नहीं चाहती है। प्रयास ये रहेगा कि बहुत ही जल्द एक नया एमओयू ड्राफ्ट करके साइन किया जाए। धनंजय जी, मैं आखिरी सवाल करूंगा कि जिस तरीके से जो चुनाव हुए थे जिला संघ के जिला लेवल पर, कहीं ना कहीं उन पर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क लगे थे कि किस तरीके से वो तस्वीरें आपसे छिपी हुई नहीं है, लेकिन अब किस तरीके से वो तस्वीरें साफ होगी और किस तरीके से राजस्थान के खिलाड़ियों को मनोबल मिलेगा? ये प्रयास रहेगा कि बिना भेदभाव पक्षपात के हम सबको साथ लेके चलें, हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। बहुत ही जल्द आपको सकारात्मक परिवर्तन और परिणाम नजर धनंजय जी, आएंगे। आईपीएल मैच आ रहे हैं, आईपीएल मैच को लेकर के किस तरीके से तैयारी करेंगे सर? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम स्पोर्ट्स काउंसिल से, बीसीसीआई से हम किसी टकराव नहीं चाहते। मैं आपको तीसरी बार ही बता रहा हूँ, हम खेल मंत्री जी के साथ बैठ के प्रयास करेंगे कि जैसे आरसीए का हमेशा आईपीएल में इन्वॉल्वमेंट रहा है, आने वाले आईपीएल में भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में आरसीए अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम तस्वीरें जो हैं वो साफ कर दी है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आगामी आईपीएल मैच होने के साथ साथ अब जिस तरीके से जो तमाम तस्वीरें बनती हुई नज़र आएगी, क्या उन तस्वीरें वो कैसी होगी और किस तरीके से वो तस्वीर होगी, तमाम ऐसी तस्वीरें राजस्थान की जनता देखती रहेगी। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर अजमेर से है, जहां राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवाल अजमेर में एक दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भुनाबाई स्थित भाजपा कार्यालय पर लोकसभा कोर और प्रबंधन समिति की बैठक ली। बैठक में प्रभारी विजय राहटकर भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी में गुटबाजी के अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसने सबको समाहित कर एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखो, आज हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में हमारे राजस्थान की सह प्रभारी सामान्य विजय ताई जी ने आज हमारी मीटिंग ली है। जो मीटिंग में हमारे जो चुनाव प्रबंध समिति है, कोर कमेटी है, उसकी हमारी बैठक हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिसको जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को निभाते हैं और अलग अलग हमारे में कोई छोटा न बड़ा,
जो काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसको दायित्व देकर वो काम करवाया जाता है। उस काम की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए आज ये बैठक का आयोजन। जयपुर शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वीडियो वैन्स को क्षेत्रों में रवाना किया गया। इन वैन्स के जरिए जनता को सुझाव पेटी भेजी जाएगी और सुझावों को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा, बाल मुकुंद आचार्य और सांसद रामचरण बोहरा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अजय और मुकेश चौधरी समेत सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनता का सुझाव लेकर जनता के आधार पर काम करती है। और जैसा भी बताया गया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये अगर कोई सोच है तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा परिवार है, भारत का नहीं अपितु पूरे विश्व की सबनी करके लोगों का में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता का परिवार है, जहाँ जनता के सुख दुख को साथ लिया जाता है और जनता के किस प्रकार से समस्याओं का समाधान हो, उनका क्या सुझाव है वो भी साथ में लिया जाता है। पहले बार ऐसा 2014 से परिवर्तन आया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छोटी से लेकर बड़ी समस्या को जनता की हर एक। आज जो ये सुझाव पेटिका जा रही है, ये जनता के सुझावों को लोक मत को लेंगे और लोक मत के बाद हमारे कार्यकर्ता लोक मत परिष्कार के लिए अच्छा प्रतिनिधि भारी बहुमत से जीते, इस बात की अवेयरनेस जनता में। कांग्रेस विधायक रतन देवासी के खिलाफ मदद मांगते हुए एक महिला ने सीएम भजन लाल शर्मा से गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि रतन देवासी भूमाफियाओं के साथ मिलकर माउंट आबू में अतिक्रमण कर रहे हैं। साथ ही पीड़िता ने एसडीएम को इस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश पारित करवाया तो राजनीतिक प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते पीड़िता ने विधायक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वहीं पीड़ित महिला ने सीएम भजन लाल शर्मा से भी मदद की गुहार लगाई है। मेरे पड़ोस में जो वर्तमान का कांग्रेस विधायक है रानीवाड़ा से, रतन देवासी, उसकी होटल है और उसकी रेस्टोरेंट है। इस आदमी को मैं 2009 से जानती हूँ और 2014 से ये मुझे लगातार परेशान करता आ रहा है। मतलब इतना परेशान करता आ रहा है कि अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। उस टाइम पे भी इसने मुझे झुकाने की कोशिश की थी, गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे मेरा बच्चा भी छोटा था, मेरी भी फैमिली है, तो मैंने इग्नोर किया। लेकिन ये मुझे लगातार तंग करते रहे। 2015 में मेरे होटल पे गुंडे भेजे, मेरे परिवार में झगड़े कराए, मैं जहाँ भी मैं जाऊँ मेरी रेकियाँ करवाएं, मेरा चरित्र हनन करें, मेरी फाइलें गायब करवाएं। ये एक माफिया है। माउंट आबू में इसने रस्तों पे, सरकारी रस्तों पे, नालों पे अतिक्रमण किया हुआ है, जो सैटेलाइट जांच में साबित हो चुका है। कांग्रेस की ऑफिस इसने नाले के ऊपर बना दी। कृषि भूमि को इसने अभी रिसेंटली पट्टे लेने की कोशिश भी की कृषि भूमि पे। ये बेसिकली तहसीलदारों पे, पटवारियों पे, नगर पालिका के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे प्रेशर डाल के फेक पेपर्स रेडी फोर्स करता है कि आप फेक पेपर्स बनाओ। और इसकी कृषि भूमि को भी इसने चीटिंग से अकृषि के पेपर बना दिए विदाउट कन्वर्जन। इसने मेरे रास्ते बंद कर दिए। फिर मैं कोर्ट गई। कोर्ट में मैंने 354 जैसी धाराओं पे इस रतन देवासी के खिलाफ इस्तिगासा दर्ज किया और एक फिर एफआईआर दर्ज हुई उस पर। वो भी ऑर्डर्स के बावजूद भी 7 दिन तक उन्होंने वेट किया पुलिस ने। फिर मजबूरन एफआईआर दर्ज की, जिसकी 9 महीने जांच चली। हालांकि 3 महीने और सारे प्रूफ्स देने के बाद पुलिस मुंबई भी आई थी। जिन होटल का मैंने डिटेल दिया था वो होटल में भी मेरे साथ चली थी। सब डिटेल्स वहाँ से मिली। सब प्रूफ्स मिलने के बावजूद भी इसने पॉलिटिकल प्रेशर लगा के उस एफआईआर पे एफआर ले ली। फिर इलेक्शन के टाइम पे इसने ये सारे तथ्य अपने एफिडेविट में छुपाए। मैंने जालोर कलेक्टर, एसडीएम और इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करी ताकि इसका नामांकन रद्द करें, लेकिन नामांकन इसका रद्द नहीं किया बिकॉज कांग्रेस की सरकार थी। और हाल ही में जो पेपर लीक मामला चल रहा है, अगर सरकार जांच करेगी, इसी का नाम पाएगी। जो एक जगदीश जानी अरेस्ट हुआ है, उसका पार्टनर ओम धाका मिसिंग है, ये उनका सरगना है। और काफ़ी जो अवैध धंधे चल रहे हैं जालोर सांचौर में, जैसे दारू की तस्करी या जो भी अवैध धंधे हैं, अगर जांच करेंगे तो इसकी हिडन पार्टनरशिप पाएंगे उसमें।
बिल्कुल, अशोक गहलोत जी जब आबू रोड आए थे, मैं पर्सनली उनसे मिली थी। मैं डोटासरा जी से पर्सनली मिली थी। मैं पुखराज पाराशर जी से 2 बार मैं पर्सनली मिलके मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, इसको बचाते रहे। उस टाइम पे इसने मुझे बहुत झुकाने की और काफ़ी लज्जा भंग करने की हरकतें करने की कोशिश की। राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों ने अब अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे वक्त से वैट में कटौती ना होने और डीलर्स की कमीशन में बढ़ोतरी होने से पेट्रोल पंप संचालक नाराज हैं। उन्होंने कल सुबह 6 बजे से 12 मार्च तक प्रदेश भर के तमाम पेट्रोल पंपों को बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही 11 मार्च को सचिवालय के घेराव करने का भी ऐलान किया गया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी के मुताबिक राजस्थान में बढ़े हुए वैट की वजह से पेट्रोल पंप संचालकों को लगातार घाटा हो रहा है। नमस्कार मेरे प्रेस के साथियों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं कि बहुत ही अल्प नोटिस में आपको मैं सूचना दे रहा हूं। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदत्त वैट कम करने की गारंटी पर राज्य सरकार के द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि इन 90 दिनों में हमारे द्वारा वित्त विभाग एवं इनकी आंतरिक कमेटी के समक्ष हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिए गए और 2018 की जो बिक्री थी वो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई, जबकि सबसे लंबा हाईवे, सबसे बड़ा प्रदेश तथा गंगानगर हनुमानगढ़ में आज भी प्रदेश का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, यही स्थिति हमारे धौलपुर व अन्य साथियों की है। इसी प्रकार हमारे जालोर जिले और सिलोर जिले के पंप बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने के कगार पे, वर्तमान में राजस्थान के 57% बंद होने के कगार पे। इसके लिए हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया है कल सुबह 6 बजे से 12 तारीख को सुबह 6 बजे तक हम किसी भी प्रकार का उत्पाद न तो क्रय करेंगे न ही हम विक्रय करेंगे। जो जिले प्रभावित है वो मुख्य रूप से इसमें भाग लेंगे। साथ ही हम दिनांक 11 को दोपहर 12 बजे के लगभग हम स्टैचू सर्किल से सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री जी को इन दोनों मांगों की ओर, जिसमें मुख्य मांग वैट और दूसरी मांग हमारा डीलर कमीशन जो पिछले 7। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है। पुलिस ने इस दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 225 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत डिपार्टमेंट को कुछ लक्ष्य दिए गए थे। उन्हीं के क्रम में आज हमारे थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर एमी चंद और उनकी टीम के द्वारा अफीम को बरामद किया गया है, जिसमें अशोक कुमार जो कि झांबा फलोदी का रहने वाला है, उसके कब्जे से 225 ग्राम अफीम बरामद की है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है जिसका। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।